आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 22 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे पुतिन की नाक के नीचे हुआ बड़ा धमाका, मॉस्को में कार बम ब्लास्ट से रूस के सीनियर जनरल की मौत, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर फायरिंग और एयर अटैक हुए तेज, आसियान टॉक से पहले बढ़ गई टेंशन, $60 अरब वाला लग्जरी गजा प्लान खारिज, अमेरिका बोला फंडिंग की खबर फेक, गजा में ड्रग्स के जरिए फिलिस्तीनियों को तोड़ने की तैयारी, बड़ी साजिश का हिला देने वाला इल्जाम, और इसराइल को अरबों डॉलर का लगा झटका, 12 दिन की जंग बनी थी सबसे महंगी नाकामी, इजरायली रिपोर्ट में ही हुआ ईरान की ताकत पर बड़ा खुलासा। शुरुआत करते हैं इस शो की बेहद अहम खबरें हैं सर। पुतिन की नाक के नीचे रशियन जनरल का कत्ल हो गया। मॉस्को में कार बम धमाके में रूस का एक सीनियर जनरल मारा गया, आर्मी का जनरल। रूस की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फनील सार्वारोव, जो रशियन जनरल स्टाफ के ऑपरेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड थे, धमाके में सीरियस तौर पर जख्मी होने के बाद मारे गए। इन्वेस्टिगेशन कमेटी के मुताबिक 22 दिसंबर की सुबह मॉस्को की यासे नेवाया स्ट्रीट पर एक कार के नीचे लगाया गया बम फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि जनरल की मौके पर ही हालत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई। ये पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। जिस शहर में उनका ऑफिस है, उनका घर है सरकारी, जहां वो बैठते हैं, वहां उनकी नाक के नीचे उनका जनरल मारा गया कार बम ब्लास्ट में। ये बड़े शर्म की बात है पुतिन के लिए और झटके की भी। रशियन एजेंसियां इस मर्डर की अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि इस हमले के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाथ हो सकता है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इस इल्जाम पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन रशिया के लिए यह खबर एक बड़ा झटका है। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। जंग रोकने के लिए होने वाले आसियान पीस टॉक से कुछ घंटे पहले फायरिंग और एयर अटैक शुरू हो गए। कंबोडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का इल्जाम है कि थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट्स से बम गिराए और जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। वहीं थाई मीडिया ने सा काओ प्रोविंस में दोनों तरफ से गोलीबारी और खोकसुंग डिस्ट्रिक्ट में हैवी हथियारों से अटैक की रिपोर्ट दी है, जिसमें घरों को नुकसान और आग लगने की भी खबर है। इसी बीच थाईलैंड और कंबोडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स कुआलालंपुर में आमने सामने मीटिंग करने के लिए मौजूद हैं। 2 हफ्ते पहले दोबारा शुरू हुई इस लड़ाई के दौरान पहली डायरेक्ट टॉक्स ये हो रही हैं कुआलालंपुर में, लेकिन जमीन पर उस सरहद पर हालात अब भी गर्म है। गजा को लेकर एक और बड़ा दावा, एक और बड़ी खबर सामने आई है और अब उस पर अमेरिका से भी सीधा जवाब आ गया है। अमेरिकी मीडिया में एक खबर चली कि अमेरिका गजा को लग्जरी हाईटेक डेस्टिनेशन बनाने के लिए $60 अरब देने वाला, यानी पिकनिक स्पॉट बनेगा, लोग मौज मस्ती करने आएंगे गजा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि अरब ममालिक से पूछा गया ये जो रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया छाप रहा है, सर आपका क्या कहना है? उनका बकवास। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि यह खबर फेक न्यूज़ है, लेकिन कब तक के लिए पता नहीं। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि अमेरिका ने डोनेशन देने वाले मुल्कों के सामने $112 अरब का एक लंबे वक्त वाला रिकंस्ट्रक्शन प्लान रखा है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने फंडिंग वाले दावे को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि इस पर कोई चर्चा हुई ही नहीं है, यह बकवास है। हालांकि बाकी डिटेल्स पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। यानी एक तरफ गजा में दवाइयों की किल्लत है, भूख है, मेलन्यूट्रिशन है, कुपोषण और टूटा हेल्थ सिस्टम है, और दूसरी तरफ लग्जरी गजा के ख्वाब वाली खबरें सजी हुई हैं। दोस्तों, जमीन पर गजा आज भी सांसों के लिए जूझ रहा है और दुनिया अभी भी प्लान और प्रेजेंटेशन के दौर में अटकी हुई है। अब गजा से जुड़ी हुई 2-3 अहम खबरें सुन लीजिए एक एक करके, और वाकई इसे ध्यान से सुनिएगा। गजा के लोगों के जिस्मों पर एक नई जंग लादने की तैयारी हो चुकी है। इस जंग में न बम होंगे न मिसाइल, बल्कि जहर होगा जो फिलिस्तीनियों की नसों में, रगों में सीधा उतारा जाएगा। मौजूदा सीजफायर के दौरान जब खुले तौर पर बमबारी और ग्राउंड अटैक रोके गए हैं, उसी वक्त इसराइल पर इल्जाम लगा है कि वो पर्दे के पीछे से गजा को ड्रग्स से भरने की, नशे से भरने की साजिश पर काम कर रहा है। मकसद साफ,
बताया जा रहा है। एक बिखरी हुई नशे की आदि सोसाइटी तैयार करना, जो हर वक्त नशे में मुब्तला रहे, और जो नशे में रहते हैं ना वो लड़ पाते हैं ना अपनी आवाज उठा पाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो पूरा समाज सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसका मकसद ये भी है ताकि महीनों की कत्ल गारत और बेघर करने के बाद गजा को अंदर से भी खोखला कर दिया जाए। कुछ न्यूज नेटवर्क जो फलस्तीनी खबरें छापते हैं उनके मुताबिक ये पूरा प्लान गजा को खाली कराने और उसकी जगह सिर्फ यहूदी सेटलमेंट्स बसाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि नशेड़ी तो नाली में पड़ा रहता है, कूड़े में पड़ा रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, फलस्तीनियों के जिस्म और दिमाग में भी लड़ी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने वार्निंग दी है कि गजा में खाने पीने की हालत में जो थोड़ी बहुत बेहतरी दिख रही है वो बहुत नाजुक है। अगर जरा सी रुकावट हुई तो हालात फिर पलट सकते हैं। गजा में अभी किसी भी एरिया को भुखमरी यानी फेमाइन वाली जोन डिक्लेयर नहीं किया गया है। कहा गया है कि अभी सब ठीक है, फेमाइन से बाहर निकल आए, लेकिन जमीन पर सच्चाई डराने वाली है। WHO के मुताबिक भारी तबाही, एड की एंट्री पर पाबंदियां और पूरी तरह टूटा हुआ हेल्थ सिस्टम अब भी लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। अप्रैल तक हालात ये हो सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे और करीब 37,000 प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली फलस्तीनी औरतें सीवियर मेलन्यूट्रिशन यानी खतरनाक कुपोषण का शिकार हो जाएं। गजा की सिर्फ आधी हेल्थ फैसिलिटीज ही किसी तरह पार्शियल तौर पर काम कर रही हैं, जैसे तैसे। WHO ने साफ कहा है अगर फौरन मेडिकल सप्लाईज, दवाइयां, मरहम पट्टी, ऑपरेशन के सामान, टेम्पररी हॉस्पिटल्स और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस नहीं बढ़ाई गई तो गजा एक बार फिर बड़े हेल्थ डिजास्टर की तरफ फिसल सकता है, जहां बीमारियों से, जहां ठंड से, जहां जख्मों से लोगों की जान जा सकती है। एक और खबर सुनिए। यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर के बावजूद इजराइल अब भी गजा में दवाइयां नहीं आने दे रहा है। गजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फार्मास्यूटिकल केयर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अला हेलिस। उनका कहना है कि गजा में जरूरी मेडिसिन की भारी कमी हो चुकी है और ये पिछले 2 सालों में सबसे खतरनाक हालात हैं। सीजफायर के बावजूद अरब ममालिक, मिस्र, तुर्की और बाकी कुछ मुल्कों की तरफ से आ रही मदद को इस्राएली फौज बड़ी तादाद में रोककर बस कुछ ही सामान अंदर जाने देती है, जिसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ रही है। 600 ट्रक का वादा था सीजफायर में, 300 ट्रक मदद और मरहम पट्टी जो कुछ भी है वो इसमें आ रही है। वो तो बहुत कम आती है, ज्यादातर राशन रोटी आती है, टेंट्स आते हैं। हजारों मरीज लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के बिना फंसे हुए हैं और हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ा अलर्ट है। ईरानी मिसाइलों से जून में इसराइल को कितना बड़ा नुकसान हुआ था, अब उसकी असली तस्वीर खुद इस्राएली मीडिया सामने ला रहा है और ये रिपोर्ट सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लिहाजा अगर आपको हैरान होना हो तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आंकड़े लास्ट में आएंगे। ईरान की मेन न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्राएली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने, यानी सरकारी चैनल है इसराइल का कान, उसने माना है कि 12 दिन की जंग के दौरान कई ईरानी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची, खास तौर पर तेल अवीव जैसे अहम इलाकों में जहां भारी तबाही और जानी नुकसान हुआ, लेकिन ये सब जानबूझकर पब्लिक से छुपाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने पूरी जंग को एक सक्सेस नैरेटिव में पेश किया ताकि ऐसा लगे कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह कामयाब रहे, जबकि जमीनी हकीकत ये थी कि ईरानी मिसाइलों ने फील्ड में हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई और खतरनाक असर छोड़ा। कान न्यूज चैनल ने साफ कहा कि जो नुकसान हुआ वो इसराइल की ऑफिशियल वॉर स्टोरी में कभी दिखाया ही नहीं गया और आम इसराइली आवाम को अंदाजा तक नहीं होने दिया गया कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। ईरान के साथ 12 दिन की जंग को इसराइल के इतिहास की सबसे महंगी और नाकाम जंगों में गिना जा रहा है। जो ताजा रिपोर्ट इसराइल से सामने आई है उसके मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल का। ऑफिशियल आंकड़ों में इसराइल की इकोनॉमी का नुकसान 12 से 20 बिलियन डॉलर बताया गया, लेकिन कंबाइंड असेसमेंट इसे करीब 40 बिलियन डॉलर तक ले जाता है। दिसंबर चल रहा है, ये जून के नुकसान है 12 दिन की जंग के। इसमें सीधे मिलिट्री खर्च करीब 12.2 बिलियन डॉलर का था। बिजनेस ठप होने और इकोनॉमिक डिसरप्शन से 21.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ईरानी हमलों से 4.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और इवैक्यूएशन के साथ ही रिकंस्ट्रक्शन पर 2 बिलियन डॉलर का खर्च शामिल है। तो ये खर्च भी नुकसान ही है।
اس کے علاوہ لمبے وقت کے جھٹکے الگ ہیں، جیسے بجٹ گھاٹا، گروتھ میں گراوٹ، ٹورزم پر اثر، ایکسپرٹس کا ملک چھوڑ دینا اور انویسٹرز کا بھروسہ ٹوٹنا۔ کل ملا کر یہ جنگ ثابت کر گئی کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی 20 سال کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ حالات ایسے بن گئے کہ اور نقصان سے بچنے کے لیے سیز فائر کی طرف جانا پڑا۔ یہ ساری باتیں کسی باہر والے کی نہیں بلکہ خود اسرائیلی میڈیا اور اس کے اپنے لوگوں کی مانی ہوئی حقیقت ہیں، جو دکھاتی ہیں کہ بڑے بڑے دعووں کے باوجود ایران کے دباؤ میں اسرائیل کس حد تک جام ہو چکا تھا۔ دوستو، یہ بات بھی سچ ہے کہ ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن اس رپورٹ میں کیے گئے دعوے بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے بھی کم چوٹ نہیں کھائی۔ لیکن ان سب کے باوجود دونوں ملک ایک بار پھر سے نئی جنگ کے مہانے پر کھڑے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ آج ہی پبلش کی گئی میری پچھلی اسپیشل سٹوری دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دونوں ممالک میں جنگ کو لے کر۔ ایک نئی جنگ اب وہ دسمبر میں شروع ہوگی یا 2026 جنوری کے پہلے ہفتے میں، مجھے نہیں پتا، لیکن حالات بہت ٹینشن بھرے ہیں۔ اچھا ہاں، کان نیوز چینل نے جو یہ رپورٹ دی ہے سر اسرائیل کے نقصان کی، اس کا ایک اور پہلو سمجھنے کی کوشش آپ کریں گے۔ وہاں پر حکومت کئی پارٹیز کی مل کے چلتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے اثر میں وہاں کا کان نیوز چینل کام کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ رپورٹ اس لیے دی ہے کیونکہ اسرائیل ایک نئے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے ایران پر۔ نیتن یاہو 29 دسمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے والا ہے، وہاں پلان لے کے جا رہا ہے حملے کا۔ یہ خبر ہم کل آپ کو دکھا چکے ہیں، آج اسپیشل سٹوری ہے۔ تو کان نیوز اپنی پبلک کو اور حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ پچھلے ایران کے حملے میں اتنا نقصان ہو گیا تھا اربوں ڈالر کا، بعد تک اس کے اثر آتے رہے۔ اگر اب تم حملہ کرو گے تو اب وہ پہلے سے زیادہ تیار ہے، اب کتنا نقصان ہوگا۔ بینجمن نیتن یاہو کا کرپشن کیس اس کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور اس سے پار پانے کے لیے اس کو چاہیے ایک ایسی جنگ جو چلتی رہے۔ جب تک وہ چلتا رہے تب تک جنگ چلتی رہے، اور جنگ چلتی رہے گی تو نیتن یاہو کی گدی بچی رہے گی۔ وار ہے، جنگ چل رہی ہے، ابھی ہم پیشی پہ نہیں آ سکتے، یہ سارے بہانے۔ وار ہیرو بننا ہے۔ اگر اس نے ایران کو کوئی نقصان پہنچا دیا، مان لیجیے خدا نہ کرے، تو وہ تو بہت بڑا ہیرو بن جائے گا۔ غزہ کے لوگوں پر جو ظلم کیے ہیں، 70,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے، ایسا ہیرو نہیں مانا جا رہا۔ دنیا بھر میں مذمت ہو رہی ہے کہ یار تم نے کسے مار دیا جن کے پاس لاٹھی تک نہیں تھی؟ تم نے بچے مار دیے، عورتیں مار دی، بے زبان بچے مار دیے، بزرگ مار دیے، تم نے گدھے بکریاں بھی مار دی تمہارے سنائپرز نے۔ وہاں ہیرو نہیں بن پائے، وہاں وار کرمنل ہونے کا ٹھپا لگ گیا، ملزم ہونے کا۔ ہاں، ایران کو اگر خدا نہ کرے زیر کر لیا تو ہیرو کہلائیں گے، ایسا ہوگا نہیں ویسے، لیکن حملہ تو کرنا ہے۔ اور اب ایران کی میزائلیں بہانہ بنائی گئی ہیں۔ پہلے نیوکلیئر پروگرام کو بہانہ بنایا گیا تھا، اب نیوکلیئر پروگرام تو یہ دونوں خود چڑھ چڑھ کے کہہ چکے ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا۔ اب جو چیز تباہ ہو چکی ہے اسے دوبارہ تو بیچ نہیں سکتے کہ ہمیں نیوکلیئر پروگرام تباہ کرنا ہے۔ تو اب ایران میزائلیں بنا رہا ہے، 3,000 بیلسٹک میزائلیں پر ایئر کی سپیڈ سے۔ تو اب ہمیں اس بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنا ہے جو نیوکلیئر بم سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ کئی بڑی تعداد میں ہیں۔ نیوکلیئر بم ایک اگر مار دیا تو سینکشنز لگ جائیں گے لاکھوں، ہر ملک خلاف ہو جائے گا ایران کے۔ بیلسٹک میزائل جنگ کا ایک فارمیٹ ہے، جنگ کا ایک ہتھیار ہے، وہ ہر کوئی چلاتا ہے، تو ہم نے بھی چلا دیا اس پہ۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے، اتنا بہادر ہے، یہ چاہتا ہے جس کسی سے بھی جنگ لڑے اس کے پاس غلیل بھی نہ ہو۔ یہ ایسی بہادر فوج ہے اپنے آپ سو کالڈ، ایئر ڈیفنس بھی بنا لیا ہے، اور لڑنا ان سے ہے جن کے پاس غلیل تک نہ ہو۔ یہ کمال کی بہادری ہے جو صرف اسرائیل میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس بھی میزائلیں نہ رہیں، اور ایران وہ واحد ملک ہے جو ابھی امریکہ کے اثر میں نہیں ہے اس پورے ریجن میں۔ باقی سارے لوگ، کسی کو فیفا ورلڈ کپ کروانا ہے سعودی عرب والے کو، انہیں ٹاور بھی بنانا ہے جدہ کا، پھر قطر والے انہیں اپنا پیٹرول بیچنا ہے پورے ملک پوری دنیا میں، پھر وہ کویت والے ہیں، یو اے ای والے، انہیں اپنے بزنس کرنے ہیں، گلوبل ہب بننا، مطلب مڈل ایسٹ کا ہب بننا ہے۔ سب کے اپنے اپنے ذاتی مفاد ہیں، ایران کے بھی اپنے ذاتی مفاد ہیں، لیکن ایران کو پتا ہے کہ یہ ہمیں کرش کر دیں گے اگر ہم ان کے آگے جھک گئے۔ اس کا ڈٹے رہنا، اڑے رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ اپنی مطلب جو ہے کہتے ہیں نا کہ اپنی ہمت سے ٹکا ہوا ہے، جو بات ہے جیسے کہنا چاہیے، کمزور ہے لیکن ڈٹا ہوا ہے۔ کمزور اس لیے کہ فائٹر جیٹس نہیں ہیں، سب مرینز نہیں ہیں، وار شپس نہیں ہیں،
एक आध को छोड़ दीजिए, उसने खुद इंडिजिनस उसके सारे हैं, लेकिन वो डटा हुआ है। और वो सारे लोग अपने माल अपने पैसे से सब कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन लड़ने का दम नहीं है। लड़ेंगे, उन्हें पता है अमेरिका एक दिन में, हाँ मैं खुलकर कहता हूं, ईरान हो या कोई हो, अमेरिका बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, तबाह कर देगा, जीत पाए ना जीत पाए। लेकिन ईरान से इसलिए तो खौफ है कि ये मुकाबला करेगा, भागेगा नहीं या लड़ने को मना नहीं करेगा। ये डर सबसे बड़ा डर है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी के लिए। एंड यू नो अबाउट दैट प्रॉक्सी, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि ये जो शो आपके सामने लेकर आए, और आखिरी खबर को जो थोड़ा एनालाइज किया तो आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो डिटेल्स मैंने दी हैं उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या ईरान और इसराइल एक बड़ी जंग के मुहाने के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, और इस बार कौन मज़ा चखेगा, कौन। सलामत रहिए, खुश रहिए।